दूसरा, पंचवर्षीय योजनाएं। आपने देखा होगा कि गत प्रारंभ के 40-50 वर्षों में किस योजनाबद्ध तरीके से देश के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को लेकर बड़े प्रयास किए गए। आर्थिक विकास के लिए 1951 से जो नियोजन के मार्ग को अपनाया गया, जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 में ख़त्म हुई, और 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो रोजगार और समानता, जबकि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था कृषि का विकास। तो ऐसा हर योजनाओं के अलग अलग उद्देश्य निर्धारित किए गए स्पष्ट, और ऐसा करते हुए इन योजनाओं के माध्यम से कृषि आधारित उद्योग, लघु और कुटीर उद्योग, इनको प्रोत्साहन करने का कार्य किया गया। और इनको प्रोत्साहन करने की प्रेरणा दिशा निर्देशक सिद्धांत, जिनका संबंध इन बिंदुओं से है, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। तीसरा क्षेत्र जहां पर क्रियान्वयन हो चुका है वह है पंचायती राज और स्थानीय शासन। इस पर मैंने पूर्व में भी आपको स्पष्ट किया कि नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायतों को स्वायत्त बनाने का, ग्राम पंचायत को स्वायत्त इकाई बनाने का और उनकी स्थापना करने का सिद्धांत बड़े स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इनको एक ऐसा रूप देने के लिए 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है। गांधी जी के जन्म तिथि में 1959 में पंचायती राज। 1963 तक भारतीय संघ के समस्त राज्यों में इसको अपना लिया गया। शुरुआत 1959 से हुई, पर धीरे धीरे सभी राज्यों ने 1963 तक पंचायती राज के विचारधारा को, कॉन्सेप्ट को अपना लिया और पंचायती राज व्यवस्था को अंततः संवैधानिक दर्जा मिल गया। 1993 में 73वां संशोधन, जिसे सन 92 में पारित किया गया था, 74वां संशोधन, संवैधानिक संशोधन अधिनियम शहरी क्षेत्रों में स्थानीय शासन की व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के संबंध में था। उसे संवैधानिक दर्जा देने के संबंध में था शहरी क्षेत्रों को। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पंचायती राज और स्वायत्त शासन की भावना को जो नीति निर्देशक सिद्धांतों में समाहित की गई है, उसको लागू करने के लिए समय समय पर लगातार कानून बने हैं, जिसकी शुरुआत वास्तव में 1959 से हुई और 1963 में इसने संवैधानिक ढांचे का एक शेप ले लिया। उसके बाद शहरी इलाकों में भी ऐसा ही प्रयास हुआ और 73वें 74वें संशोधन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में भी स्थानीय शासन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने और संवैधानिक दर्जा देने का काम किया गया। क्रियान्वयन की बात करें तो कमजोर वर्गों के लिए क्या किया गया? नीति निर्देशक सिद्धांत समानता की बात करते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे प्रस्तावना के एक मूल उद्देश्य समानता पर काफ़ी बल देता है और उस संबंध में बहुत सारे सिद्धांतों को उसने एन्यूमरेट किया है। उनमें से कुछ सिद्धांत जिन्हें लागू कर दिया गया है, जिन्हें क्रियान्वित कर दिया गया है, उनमें एक है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, चाहे वो विधानमंडल में हो, नौकरियों में हो और कुछ अन्य सुविधाएं दिया जाना इन कमजोर वर्गों के लिए। साथ ही इस जाति के बालकों बालिकाओं के लिए छात्रवृत्तियों का प्रावधान, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान और कुछ अन्य प्रयास। जैसा मैंने पूर्व में बताया, छत्तीसगढ़ में प्रयास नाम की संस्था के माध्यम से सरकार सतत प्रयास कर रही है कि यहाँ के पिछड़े वर्ग के बच्चे बड़ी बड़ी उच्च संस्थाओं में प्रवेश पाने में सफल हुए। और ये एक बड़ा
नॉवेल प्रयोग है और बड़ा सफल प्रयोग है। इसके अलावा अस्पृश्यता यानी छुआछूत, उसके निवारण के लिए बड़े कठोर कानून बनाए, क्योंकि हमारे दिशा निर्देशक सिद्धांतों में एक सिद्धांत ये भी है कि सरकार की राज्य प्रयत्न करेगा कि छुआछूत का जल्दी से जल्दी समापन हो, छुआछूत जल्दी से जल्दी समाज से हटे। उसके लिए बड़े कड़े प्रावधान किए गए। 1990 में 65वां संशोधन हुआ, जिसमें 7 सदस्यीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना हुई और संवैधानिक दर्जा उसे दिया गया। इसके तहत 73 और 74 संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, ये 1980 के आसपास की बात है, 1990 के आसपास की बात है। और 73वें और 74वें संशोधन में 50% आरक्षण का प्रावधान महिलाओं के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त 8 सितंबर 1993 को केंद्र सरकार की नौकरियों में भी पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान। और ये सब क्यों? क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्य से अपेक्षा की है कि सरकार इन पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न तरीके के प्रयास करे, उनके उत्थान के लिए, उनको समाज में बराबर के स्तर पर लाने के लिए। उन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप ये सब सुविधाएं और ये सब कानूनी प्रावधान किए गए हैं, ताकि ये कमज़ोर वर्ग जल्दी से जल्दी समाज के समान स्तर पर आ सके। अगला क्रियान्वित क्षेत्र जिस पर काम हो चुका है वह है सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ। सामाजिक सुरक्षा के मायने क्या हैं? वृद्धावस्था, बीमारी, दुर्घटना, ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने को बड़ा असुरक्षित महसूस करता है। वृद्ध होने के बाद कौन देखेगा, देखभाल कौन करेगा, इसको लेके परेशान होता है। लोअर मिडिल क्लास और नीचे के वर्ग के लोग जो बीमार पड़ते हैं उन्हें आर्थिक तंगी परेशान कर डालती है और वे अस्पतालों में उचित इलाज नहीं ले पाते। दुर्घटना आदि की स्थिति में, चाहे वो एक्सीडेंट हो गाड़ियों का तथा अन्य दुर्घटनाएं, जिससे वह परिवार प्रभावित होता है, परिवार के सदस्य विकलांग हो जाते हैं, परिवार के सदस्य किसी को खो बैठते हैं, ऐसी स्थिति में भी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमारे यहाँ नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। और इन सिद्धांतों के तहत कई राज्यों में अब ये प्रावधान किया गया है कि वृद्धावस्था की उम्र आने पर पेंशन दी जाती है, बीमारी की स्थिति में मुफ्त इलाज की व्यवस्था है, और दुर्घटना आदि की स्थिति में बीमा योजना जिससे एक मुश्त पैसा उसे मिल सकता हो, ये सब प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही बेरोजगारी की स्थिति में यदि नौकरी ना मिली हो तो अपना जीवन यापन चलाने की स्थिति में बीमा किया गया, बीमा करने का प्रावधान है। और उस बीमे की राशि से, बीमे से जुड़ी हुई राशि से ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपना दैनिक जीवन यापन कर सकेगा। ऐसी रोजगार की सुविधाएं बढ़ाने का, यानी रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके तैयार करने के लिए भी सरकार से प्रयत्न किए जाने की अपेक्षा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकारें इस बात के लिए प्रयास करें कि अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक युवा वर्ग, अधिक से अधिक महिलाएं रोजगार पा सकें, उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें। बड़े बड़े उद्योग, उनका राष्ट्रीयकरण, असमानता के उद्देश्य से ही जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, पर्यटन, परिवहन, कोयला और खान, इन सब का राष्ट्रीयकरण इसीलिए किया गया क्योंकि वहाँ पे असमानता की भावना पनप रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वहाँ किसी खास तबके, किसी खास वर्ग के लोगों का विकास हो रहा था, जिनका इन उद्योगों में मालिकाना हक था,
वे इस बात के लिए स्वतंत्र थे कि वे किसे आगे बढ़ाएं, किस तबके को लेकर चलें। लेकिन जब इनका राष्ट्रीयकरण हुआ, राष्ट्रीयकरण से अर्थ जब इन संस्थाओं को, इन उद्योगों को, इन इंडस्ट्रीज़ को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, तो असमानता कम होने लगी। सभी तबके के लोग उस फैक्ट्री में, उस उद्योग में समान स्तर पर देखे जाने लगे। तो राष्ट्रीयकरण का ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा था कि इसने बढ़ती हुई असमानता को रोका। इसने सुनिश्चित किया, राष्ट्रीयकरण ने, कि समाज के सभी वर्ग के लोग इन उद्योगों में स्थान पाएं, जीविकोपार्जन में सफल हुए। क्रियान्वयन वाला अगला क्षेत्र है मूल अधिकार। संपत्ति के मूल अधिकार को सीमित करने की बात जो संविधान संशोधन के तहत की गई वो बहुत महत्वपूर्ण है। 44वां संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया, और सीमित क्या, एक तरीके से संपत्ति के अधिकार हमसे ले लिया और मूल अधिकार अब केवल 6 बचे। ये 44वां संशोधन इन्हें मूल अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार मत बनाता है, और इन दोनों में बहुत अंतर है। जब मूल अधिकार था तब ये एक तरीके से इसमें पूरी छूट थी। कानूनी अधिकार बनने से सरकार के पास कुछ ऐसे प्रावधान आए जिसके बल पर वह कोशिश कर सके कि समाज में आर्थिक विपन्नता में जो विभिन्नता है उसे कम से कम किया जा सके। अमीर लोग जो अमीर हो रहे हैं उसे रोका जा सके। तो इस प्रकार संपत्ति के मूल अधिकार को सीमित करते हुए सरकार ने नीति निर्देशक आर्थिक सिद्धांत को एक तरीके से कानूनी रूप दिया है। 7वां है न्यायिक व्यवस्था में सुधार। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना बहुत ज़रूरी है ताकि न्यायपालिका कार्यपालिका के दबाव में कार्य न करे। न्यायपालिका कार्यपालिका से प्रभावित होकर निर्णय न दे, अन्यथा वह उचित न्याय नहीं दे पाएगी। अन्यथा वह जो लोग उसके पास न्याय के लिए जाते हैं उनसे न्याय नहीं कर पाएगी। जनता को निष्पक्ष न्याय मिलने में शंका हो जाएगी यदि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से संबंधित रहें। नीति निर्देशक सिद्धांतों में इस बात की अपेक्षा की गई थी कि सरकार ये प्रयत्न करेगी, राज्य ये प्रयत्न करेगा कि दोनों अलग अलग रहें, और काफ़ी कुछ इस बात में सफलता भी मिली है। यहाँ तक कि लोक अदालतों का भी निर्माण हुआ है। मूल अधिकारों से हटकर न्याय की प्राप्ति के लिए, सामान्य न्याय की प्राप्ति के लिए लोक अदालतों की व्यवस्था का जो प्रावधान राज्यों ने किया है वह इसी दिशा में एक कदम है। न्यायिक व्यवस्था में सुधार। लोक अदालतें क्या हैं? ये एक सामान्य आदमी के लिए जल्दी न्याय पाने का एक जरिया है। अंग्रेजी में जिसे ADR कहते हैं, ADR आर्बिट्रेशन, और इसमें नेगोशिएशन भी आता है। ये सब बातें इसमें आती हैं। इस ADR के तहत सरकार ये प्रयास कर रही है कि कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करें। कोर्ट के खर्च से, कोर्ट में होने वाले विलंब से, कोर्ट में होने वाली अन्य कठिनाई से बचते हुए प्रयास करें अपने न्याय पाने का जल्दी से जल्दी, और उसके जरियों में लोक अदालत का प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ADR का प्रावधान भी बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें आर्बिट्रेशन भी आता है। ये न्यायिक व्यवस्था में सुधार की जो अपेक्षा हमारे संविधान निर्माताओं ने नीतिगत सिद्धांतों के तहत शासन से की है, राज्य से की है, उसके तहत ये सुधार किए गए हैं। 8वां है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा सहयोग, इसमें हमेशा देश इस बात का प्रयास करे कि मामले मध्यस्थता से सुलझाए जाएं, और भारत ने सतत रूप से यही प्रयास किया है। भारत हमेशा गुट निरपेक्षता का पक्षधर रहा है।
उसकी विदेश नीति का मूल सिद्धांत रहा है गुट निरपेक्षता। किसी भी गुट में शामिल ना होने का जो उसकी नीति है वह भारत की विदेश नीति का सिद्धांत है। और इसके मायने क्या हैं कि वो तत्कालीन विश्व में जो दो मुख्य सैनिक गुट थे, जिसमें से एक वॉर्सो गुट था जो सोवियत संघ के नेतृत्व में था और दूसरा नाटो ग्रुप है जो अमेरिका के नेतृत्व में है, इसमें भारत किसी में भी शामिल ना होकर के अपने को एक तरीके से न्यूट्रल रखा है, अपने को एक तरीके से तटस्थ रखा है। पर तटस्थ का मायने ये नहीं कि अपने को इनएक्टिव रखा है। तटस्थ के मायने केवल ये है कि औचित्य को देखते हुए वह किसी एक का पक्ष लेता है या तय करता है कि वह निष्पक्ष रहे। सैनिक गुटों में शामिल ना होकर के भारत ने जहां एक और विश्व शांति को बढ़ावा दिया है, विश्व शांति को बनाए रखने में अपना अक्षुण्ण योगदान दिया है, वहीं भारत ने हमेशा उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, रंगभेद पर आधारित नीतियों का लगातार विरोध किया है। दक्षिण अफ्रीका में जहां रंग भेद अपने चरम पर था, उसको समाप्त करने में भी भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। संयुक्त राष्ट्र के जितने भी शांति के प्रयास हुए हैं, भारत ने हमेशा उसका साथ दिया। भारत चाहता है कि परमाणु हथियारों का परीक्षण और उसके निर्माण पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। फिर भारत परमाणु परीक्षण क्यों कर रहा है? जब वह स्वयं इसका पक्षधर है कि इस पर रोक लगाई जाए, तो परमाणु परीक्षण क्यों? CTBT पर भारत के द्वारा हस्ताक्षर क्यों नहीं? CTBT पर भारत की सहमति क्यों नहीं? इस मुद्दे के लिए आप राजनीति शास्त्र के अन्य संबंधित अध्यायों को जरा पढ़ें, जिसमें इस बातों पर विस्तार से कहा गया है। पर फिलहाल ये जान लें कि भारत भी परमाणु प्रयोग और परमाणु उपयोग के सख्त खिलाफ रहा है। इतना सब होते हुए भी नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन में बहुत कुछ करना बाकी है। अभी मीलों चलना है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की यदि आप सूची देखें जो हमारे संविधान के चौथे भाग में दी हुई है, तो बहुत है। आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, निर्धनता, अशिक्षा, इसकी स्थिति अभी भी कमोबेश बहुत बुरी है। कम से कम ऐसी नहीं है जिस पर संतोष किया जा सके। असमानता, आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। न्याय व्यवस्था भी जो है वो बड़ी महंगी हो चली है, सामान्य व्यक्ति की पहुंच के बाहर है और महंगी होने के अलावा बड़ी विलंबकारी है। अनेकों वर्ष लग जाते हैं न्याय मिलने में, और कहा भी गया है कि विलंब से मिला हुआ न्याय कोई न्याय नहीं है। 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष लग जाते हैं किसी एक मामले के कोर्ट में निपटारा होने में। इसलिए ये जो न्याय व्यवस्था है, ये सामान्य व्यक्ति की पहुंच से परे है, उसकी पहुंच से बाहर है, और इसीलिए व्यक्ति को अन्याय भी विवश होकर सहना पड़ रहा है, और ये हमारी आदत में हो चला है। हम भारतीय नागरिकों की आदत में हो चला है कि हम अन्याय को सहते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार का ये दायित्व है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नीति निर्देशक सिद्धांतों को जितनी त्वरित गति से संभव हो उन्हें कानूनी रूप दे सके। नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था के अनुसार भारत को आर्थिक और सामाजिक न्याय पर आधारित लोकतंत्रात्मक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए प्रयत्न करें, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांतों का संविधान में जोड़े जाने का उद्देश्य ही है कि ये भारत को आर्थिक और सामाजिक न्याय पर आधारित लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य बनाने में सक्षम है। तो इस प्रकार हम
अब समझ सकते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन को अभी हमने एक के बाद एक देखा और हमने पाया कि बहुत से नीति निर्देशक सिद्धांत कानूनी दृष्टि से अब लागू हो चुके हैं। एक बार देखें, उसमें पहला है योजना आयोग की स्थापना, दूसरा भूमि सुधार कानून, तीसरा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, चौथा बाल श्रम प्रतिवेद अधिनियम, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, समय पारिश्रमिक अधिनियम, रोजगार योजना, वन्य जीवन अधिनियम, कृषि उपायों में सुधार, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, 3 टियर पंचायत राज व्यवस्था, प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेष अधिनियम। इन सब को हमने नीति निर्देशक सिद्धांतों से लेकर अब इसको कानूनी रूप दे दिया है। और इस प्रकार यदि प्रारंभ में नीति निर्देशक सिद्धांतों की संख्या 100 थी, तो इतने कानूनी प्रावधान बनाने के बाद अब उनकी संख्या कम हो गई है और एक अच्छी सरकार वो होगी जो ज़्यादा से ज़्यादा नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्रियान्वित कर दे, उनको कानूनी रूप दे दे।